इस नक्शे के नॉर्थ अटलांटिक महासागर में दिख रहा ये एरिया जाना जाता है बरमूडा ट्रायंगल के नाम से, डेविल्स ट्रायंगल के नाम से, ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक के नाम से। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिसने लोगों को डराया है और साइंस को चुनौती दिया है कि दम है तो मुझे सुलझा कर दिखाओ। घटनाएं तो दुनिया में बहुत सारी होती है, लेकिन उन घटनाओं के पीछे का असल में कारण क्या था ये हर बार पता चल ही जाता है कि ये इंसिडेंट इस कारण से हुआ था। लेकिन अफसोस यही चीज मिसिंग था बरमूडा ट्रायंगल में हुए अनेकों हादसों में, जिसके कारण ये जगह और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है लोगों के नजर में। This area is one of the most dangerous places on Earth. There's all these shipwrecks out there. 27 men are never seen again. Nothing has ever been recovered. साल था 1918 और दुनिया थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीक पर। एक जहाज, कहा जाए तो एक विशाल जहाज, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोलार शिप, नाम है यूएसएस साइक्लोप्स, उस समय का कहा जाने वाला मार्बल ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे यूएस नेवी इस्तेमाल करती थी हथियारों को, ट्रूप्स को, रेयर एलिमेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए। 4 मार्च 1918 को यूएसएस साइक्लोप्स 306 लोगों के क्रू मेंबर्स को लेकर सफर के लिए निकलता है। जाना था अमेरिका के वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर से ब्राजील तक। क्रू मेंबर्स के अलावा इस जहाज में एक और भी चीज था, 11,000 टन ऑफ मैंगनीज, जिसे ये अपने साथ ले जा रहा था। रास्ता तय करने में 9 दिन का समय लगना था। जहाज अपने डेस्टिनेशन के लिए सही सलामत रवाना होता है। मौसम साफ था, शिप के तरफ से मैसेज भी आता है, वेदर फेयर ऑल वेल। लेकिन जो ये मैसेज था जहाज का, वो पहला मैसेज था जो कि देखते ही देखते आखिरी मैसेज बन जाता है। खैर, जहाज अपने सफर पर निकल पड़ा। शिप में बैठे लोग, ऐसा लग रहा है कि हम किसी से बिछड़ते जा रहे हैं। हाँ, मुझे भी। और फिर ये जहाज हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। लोग बड़ा चौंक जाते हैं ये सुनकर। यूएस नेवी का वन ऑफ द बिगेस्ट शिप टोटली वैनिश हो जाता है अचानक से। आखिर ये जहाज गया तो गया कहाँ? आसमान खा गया या फिर धरती निकल गई? अमेरिका की तरफ से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। पानी के अंदर की तलाशी ली जाती है, लेकिन कुछ नहीं, एक क्लू तक नहीं मिला। बरमूडा ट्रायंगल के रास्ते जा रहा यूएसएस साइक्लोप्स अचानक से गायब हो जाता है। लोग अपना अलग अलग ओपिनियन देते हैं। कोई कहता है कि ये जर्मनी का किया धरा है, उसने हमसे बदला लिया है, तो कोई मानता है कि किसी बड़े आंधी तूफान ने इसे अपने चपेट में ले लिया। और हाँ, अगर ये इंसिडेंट खतरनाक लगता है तो अगला इंसिडेंट डरा कर रख देगा। चलते हैं पानी के जहाज से हवाई जहाज की तरफ। बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास का सबसे बड़ा मिस्टीरियस इंसिडेंट। Lauderdale on the east coast of Florida was still busy. Fort Lauderdale, this is FT28. We now have land in sight. 5 दिसंबर 1945। वर्ल्ड वार 2 अब खत्म हो गया है। मौसम साफ है, दिन रोजमर्रा के तरफ बीत रहा है। दोपहर के 2:10 पर यूएस नेवी का 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट कैप्टन चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में अपने 3 घंटे के रूटीन एक्सरसाइज के लिए उड़ान भरता है। इस रूटीन ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं 14 क्रू मेंबर प्लस लीडर चार्ल्स टेलर, जो कि बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे उस समय। फ्लाइट अपने समय अनुसार टेक ऑफ होता है, सब कुछ प्लान के अनुसार था। लेकिन 2 घंटे बाद टेलर नोटिस करते हैं कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा है। वो दूसरा कंपास निकालते हैं, मगर वो भी फेल हो जाता है। इन्हें पता नहीं कि विमान की एक्चुअल पोजीशन अभी कहां पर है, ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछने पर यही पता चलता है कि उनके भी इंस्ट्रूमेंट सही तरह से काम नहीं कर रहे थे। दोपहर 3:45 पे
रेडियो ट्रांसमिशन के द्वारा लीडर चार्ल्स टेलर के काफी अजीब से मैसेज सुनने को मिलते हैं। बोथ माई कंपास आर आउट एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड फोर्ट फ्लोरिडा। आई एम ओवर लैंड बट इट इज ब्रोकन। आई एम श्योर आई एम इन द कीज बट आई डोंट नो हाउ फार डाउन एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट टू फोर्ट फ्लोरिडा। मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 टेलर को लगता है कि उनका विमान अभी गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर है। ये सोचकर वो ईस्ट के डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। लेकिन बाकी विमानों के क्रू मेंबर्स को लगता है कि वो ऑलरेडी अभी ईस्ट में हैं। हमें अब वेस्ट के तरफ मूव ऑन करना चाहिए वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। मगर मौसम बिगड़ता रहता है। सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। शाम के 7:04 पर टेलर के तरफ से रेडियो ट्रांसमिशन के द्वारा आखिरी मैसेज आता है। ऑल प्लेन्स क्लोज अप टाइट। वी विल हैव टू डिच अनलेस लैंडफॉल। व्हेन द फर्स्ट प्लेन ड्रॉप्स बिलो टू 10 गैलन वी ऑल गो डाउन टुगेदर। और इस मैसेज के बाद ये 5 प्लेन्स हमेशा के लिए गायब होकर रह जाते हैं। आज के दिन तक इनका कुछ पता नहीं कि ये 5 प्लेन्स कहाँ हैं, इनके साथ क्या हुआ, इसमें बैठे लोगों के साथ क्या हुआ। मगर जैसे ही फ्लाइट 19 के डिसअपियर होने का खबर आता है, रात के 7:30 पर एक रेस्क्यू प्लेन PBM मरीन 13 क्रू मेंबर को लेकर टेक ऑफ करता है। मिशन था फ्लाइट 19 को ढूंढना। जहाज उड़ान भरता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब फ्लाइट 19 को ढूंढने गया ये रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया। इसके बाद उस समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। अनुमानित एरिया में बड़े स्केल पर खोज किया गया, लेकिन ना तो विमान का टूटा हुआ हिस्सा मिलता है और ना ही किसी की डेड बॉडी। कितना अजीब बात है ना। ये सोचने में भी ऐसा लगता है कि किसी मूवी का स्क्रिप्ट हम देख रहे हैं। केवल 1-2 इंसिडेंट नहीं, मैं आपको कई ऐसे इंसिडेंट बता सकता हूँ बर्मुडा ट्रायंगल के। चाहे वो ब्रिटिश रॉयल नेवी का ट्रेनिंग शिप HMS अटलांटा हो, जिसमें अनुमानित 281 क्रू मेंबर गायब हो गए थे, या फिर वो एयरबोर्न का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो जो प्यूर्टो रिको से मियामी तक जा रहा था, लेकिन बीच में ही विमान सहित उसमें बैठे 32 लोग अचानक ही मिसिंग पाए जाते हैं और फिर उन्हें कभी ट्रेस नहीं किया जा सका। लेकिन सवाल यहाँ उठना चाहिए कि इस स्पेसिफिक लोकेशन पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है इस मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस का। तो हम बता दें कि शायद ये इंसिडेंट धरती के लिए एबनॉर्मल नहीं नॉर्मल है, क्योंकि धरती पर और भी ऐसा जगह है जहाँ ऐसा ही इंसिडेंट हूबहू होते आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए जापान, ताइवान और येप आइलैंड को जोड़कर बनाने वाला ड्रैगन्स ट्रायंगल, इसके बारे में भी तो कहा गया था कि यहाँ भी कई अजीब हादसे हो चुके हैं। टाइटैनिक शिप का दुगना बड़ा जहाज भी यहाँ गायब हो जाता है। उसको ढूंढने गया रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो जाता है। तो फिर यहाँ पर सवाल आता है कि बर्मुडा ट्रायंगल ही इतना पॉपुलर क्यों है। तो इसका कारण कहीं न कहीं मीडिया है, चाहे वो चैनल मीडिया हो या फिर रिटन मीडिया, जिन्हें ह्यूज लेवल पर लोग देखते हैं और फॉलो करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकन रीजन मैगजीन में अप्रैल 1962 के समय फ्लाइट 19 के इंसिडेंट को दोबारा कवर किया जाता है, जिसमें मैगजीन के ऑथर एलन लिखते हैं कि फ्लाइट 19 के फ्लाइट लीडर के तरफ से क्या सुना गया था। हम किसी भी दिशा के बारे में निश्चित नहीं हो सकते, सब कुछ गलत है, अजीब है, सागर वैसा नहीं दिखता जैसा दिखना चाहिए। इसके ठीक 2 साल बाद फरवरी 1964 में एक पॉपुलर अमेरिकन ऑथर विंसेंट गैडिस अपना एक मैगजीन इशू करते हैं, जिसमें पहली बार बर्मुडा ट्रायंगल जैसे किसी नाम का जिक्र किया गया था। जी बिल्कुल, मैगजीन में लेखक कहते हैं द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल, जिसमें फ्लाइट 19 और अन्य गायबियां इस क्षेत्र में अजीब घटनाओं के एक पैटर्न का हिस्सा थी, जो कम से कम 1840 की है। ऐसे रहस्य को देखकर लोगों का उत्साह सस्पेंस को जानने के लिए दुगना हो जाता है। ये बात बिल्कुल कॉमन है। और फिर क्या, इसके अगले साल ही विंसेंट गैड्स का एक बुक भी आता है, जिसमें वो दुनिया के रहस्यमय समुद्रों के बारे में बात करते हैं।
और बरमूडा ट्रायंगल में हुए अलग अलग इंसिडेंट को इन्होंने अपने तरीके से पूरा कवर किया है, जिसे काफी लोग देखते हैं और यहाँ से बरमूडा ट्रायंगल की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में फैलने लगती है। बाकी राइटर्स भी इनके देखा देखी इस एरिया में हुए हादसों को अपने नजरिए से दिखाना शुरू करते हैं और इसमें ज्यादातर सुपर नेचुरल तथ्यों को इससे कनेक्ट कर दिखा दिया जाता है। ये तो बात है पॉपुलैरिटी का, लेकिन क्या सच है यहाँ? बरमूडा ट्रायंगल में विमानों का गायब होना, जहाजों का लापता होना, विज्ञान के नजरिए से ये कैसा दिखता है? साइंस कहता है कि बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के नीचे ज्वालामुखी है, जिसके विस्फोट करने से मीथेन नाम का एक जहरीला गैस निकलता है और पूरे समुद्र में फैल जाता है, जिसके कारण वहाँ के पानी की डेंसिटी घट जाती है और पानी की डेंसिटी कम होने के कारण कोई भी तैरता हुआ चीज पानी में सरवाइव नहीं कर पाता है और वो डूब जाता है। ये ठीक ऐसा ही है कि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो डूबता हुआ चीज़ भी तैरने लगेगा, और इसका उल्टा होता है, वाटर का डेंसिटी अगर कम रहेगा तब तैरता हुआ चीज़ भी डूब जाएगा, जैसा कि बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहे जहाज़ों के साथ होता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन साइंस की तरफ से ये मिलता है कि बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के आसपास काफ़ी सारे छोटे बड़े समुद्री पहाड़ हैं और जब तेज हवाएं चलती है तब वो इन पहाड़ों से टकराकर धीरे धीरे बवंडर का रूप ले लेती है, जो बाद में एक बड़ा और खतरनाक टॉर्नेडो बन जाता है, जिसके चपेट में आकर अगर कोई हवाई जहाज या शिप पास जाए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पर और भी कई साइंटिफिक कारण बताया जा सकता है एयरक्राफ्ट और शिप्स के हादसों का, जिसमें से हेक्सागोनल क्लाउड का भी एक मेन रोल है। ये बादल दिखने में तो अभी छोटा लग रहा है, लेकिन असलियत में ये 50 किलोमीटर के विशाल एरिया से ज्यादा तक में फैला रहता है और इसके अंदर हवाएं 200-250 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलती है। इमेजिन करना है कि अगर कोई विमान इसके चपेट में आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। हवा के डायरेक्शन में ही एयरक्राफ्ट बढ़ता है तो उसका स्पीड 4 गुना हो जाएगा, लेकिन अगर अपोजिट हो जाए, हवा के अपोजिट डायरेक्शन में विमान आगे बढ़ता है तो इसका बचना इम्पॉसिबल जैसा है। ये एक शायद कारण हो सकता है जहां बरमूडा ट्रायंगल में हेक्सागोनल क्लाउड के चलते कई विमान ना बच पाए हो। 1975 में अमेरिका के ऑथर लैरी कुश एक बुक पब्लिश करते हैं बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व के नाम से, जिसमें वो सारे राइटर्स को जो बरमूडा ट्रायंगल के मिस्ट्री को अपने तरीके से क्रिएट कर रहे थे उन्हें अनरिलेटेबल, अनवेरिफाइड बता दिया। लैरी कुश बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल इंसिडेंट को लेकर ज्यादातर राइटर्स फैक्ट को गलत तरीके से पेश कर दिखाते हैं। राइटर्स ज्यादातर सेंसेशनल स्टोरीज को कवर करते हैं, जबकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस एरिया से ट्रैवल करती है और निकल भी जाती है। इनको तो अनदेखा किया जा रहा है। मीडिया अपने हाइप के लिए इसे सेंसेशनल फिगर बना रही है और साइंस फिक्शन से जोड़ रही है। बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले हादसे समुद्र में यातायात की तुलना में काफी ज्यादा नहीं है। फ्लाइट 19 के इंसिडेंट को लेकर इनका मानना है कि ये कई कारण के वजह से हो सकता है। ज्यादातर जो समुद्री तूफान जो उस समय आया था और फ्लाइट 19 में बैठे चालक के तरफ से भी काफी गलतियां हुई और इसी ह्यूमन एरर के चलते इतना बड़ा दुर्घटना हो जाता है। खैर 2013 में एक स्टडी किया गया था जिसमें दुनिया के 10 सबसे खतरनाक पानी वाले जगह को आइडेंटिफाई किया गया जहां तैरना डेंजरस हो सकता है। उसमें बरमूडा ट्रायंगल का टॉप 10 में नाम तक नहीं है। लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद क्या लगता है, धरती के इस जगह पर ये सभी घटनाएं नेचुरल है या फिर